जय माता दी दोस्तों, मैं रोहित कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसमें आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन इसमें सबमिट किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, जैसे आपको हर एक सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि छात्रों में लक्ष्य व्यवहार की पहचान करना है। छात्रों में अगर लक्ष्य व्यवहार की पहचान करना क्या होता है, ठीक है ना, कि छात्रों का लक्ष्य क्या है अर्थात उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, लक्ष्य उद्देश्य की पहचान करना जो है एक अवांछनीय व्यवहार समाप्त हो जाता है और लक्ष्य व्यवहार जो है हासिल किया जाता है। ठीक है ना, जब अवांछनीय व्यवहार समाप्त हो जाता है अर्थात अवांछनीय व्यवहार जब समाप्त हो जाता है तब लक्ष्य व्यवहार जो है हासिल किया जाता है, यह लक्ष्य व्यवहार की पहचान होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्वेश्चन है कि शिक्षक को सहकारी शिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक जो होता है अर्थात एक टीचर होता है, उसको सहकारी शिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। क्यों बढ़ावा देना चाहिए? क्योंकि समूह परियोजनाओं को असाइन करें। ठीक है ना, समूह परियोजना जो होती हैं उनको असाइन करें अर्थात उनको लागू करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन है कि सी आर सिद्धांत जो है किससे संदर्भित है। सी आर का सिद्धांत जो है वह किससे संबंधित है आपको बताना है। तो सी आर का जो सिद्धांत है वह पावलॉक जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको कराया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसे। चलिए देखते हैं, अब 3 से 4 क्वेश्चन हमने आपको बाल विकास के कर दिए, अब देखते हैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें पृथ्वी की सतह से पलायन वेग, ठीक है ना, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात पलायन वेग जो है वह किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो पलायन वेग जो है वह किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी जो है शरीर के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या और कैपिटल जी का मान और पृथ्वी के द्रव्यमान, ठीक है, इन तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता था पलायन वेग के लिए, जी एम एम अपान आर स्क्वायर, ऐसे करके कुछ फार्मूला हुआ करता था। ये गुरुत्वाकर्षण हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान और ये ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। तो इस तरह करके आप इसका फार्मूला बता सकते हैं, जो साइंस ग्रुप के बच्चे होंगे जानते होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम जो है किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, उस वर्ष का बताना है आपको। तो यह पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम जो है 1975 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अपघटक का एक उदाहरण है। कौन सा अपघटक का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना, तो कवक एवं बैक्टीरिया जो होते हैं वह अपघटक के सबसे अच्छा उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक जो है वह करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 0.00048 को यदि वैज्ञानिक संकेतन में अभिव्यक्त किया जाए तो कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसको लिखने के लिए वैज्ञानिक संकेत में अगर लिखना है तो सबसे पहले लिखा क्या गया है यहाँ पे, हम लोग उसे लिख लेते हैं 0.000 और 482 ये लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए पहले इसमें आप ये बताइए आंसर आपका किस रूप में दिया गया है। 4.82 4.82 4.82 4.82, अर्थात यहाँ पे तो दशमलव होना ही चाहिए इस प्लेस पे। ठीक है, तो इस प्लेस पे दशमलव लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले 2 अंक बाद वो दशमलव बोल रहा है, तो वैसे टोटल कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद दशमलव लगा है ना। तो 482/10 और कितना है? 6 अंक बाद है, तो 6 जीरो है ना। 1 2 3 4 5 6 दशमलव हटाने के लिए, दशमलव हटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जितने अंक बाद दशमलव रहता है उतने जीरो लगा दिए जाते हैं, उसके पहले एक लगा दिया जाता है, ठीक है। तो एक 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए और एक लगा दिया गया है। अब इसे क्या आप लिख सकते हैं? तो 10 के साथ 6 जीरो हैं, तो 10 की घाते 6 लिखा जा सकता है ना। हाँ ठीक है। देखिए 10 की घाते 1 का मतलब होता है 10 गुणे 1 बराबर कितना होता है? 10, ठीक है। 10 की घाते 2 का मतलब क्या होता है? 10 का 2 बार गुणा, ठीक है। तो 10 की घाते 1 का मतलब 10 का 1 बार गुणा, 10 की घाते 2 का मतलब 10 का 2 बार गुणा, तो 100 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 10 की घाते 6 का मतलब है 10 का 6 बार गुणा आपस में, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा? 10 के साथ 1 के साथ 6 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो आगे क्या लिखा हुआ है? 482/10 की घाते 6, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4.82, तो बट्टे 10 की घाते हम लोग 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और 10 की घाते 2 का मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। तो 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो हम लोग 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, तो 4.82, ये पीछे से 2 अंक पीछे से गिना जाता है, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो यहाँ पे 10 की घाते 4 बचा, ठीक है। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो 4.82 बचा। अब देखिए ये क्या है? 10 की घाते 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये हर में है, ठीक है। ये अंश बोला जाता है ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर बोला जाता है। अभी ये हर में 10 की घाते 4 लिखा हुआ है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात जो है अभी प्लस में है, तो प्लस को लिखा नहीं जाता, इसलिए अभी ये प्लस में है, नॉर्मल लिख दिया जाता है संख्या को। जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात जो है माइनस में हो जाएगी, तो 4.82 गुणे 10 की घाते -4 लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? 4.82 गुणे 10 की घाते -4, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसे हम लोग इस रूप में लिखते हैं, तो 4.82 बट्टे 10 की घाते 4, तो 10 की नीचे लेके आ गए है ना, फिर इसको उल्टा सॉल्व कर रहे हैं, रिवर्स। 10 की घाते 4, तो 4.82 बट्टे 10 की घाते कितना हो गया? 4 था, तो 4 जीरो लगा दिया। अब फिर यहाँ कितने अंक बाद दशमलव? 2 अंक बाद दशमलव, 1 और 2, तो दशमलव को हटा दिया तो 2 जीरो और आ गए नीचे, है ना। जिस दशमलव जब हटता है तो नीचे जीरो लगाए जाते हैं, ठीक। तो कितने जीरो हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो थे ना, पहले भी 6 जीरो थे, अभी भी 6 जीरो हैं, है ना। तो देखिए इस तरह इसको लिखा जा सकता है, फिर से वही जो 0.00482 लिखा हुआ है उसी तरह आप लिख सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4.82 गुणे 10 की घाते -4, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक ठोस के कुल दृश्यों की संख्या है। एक ठोस में जो है कुल दृश्यों की संख्या कितनी होती है? एक ठोस जो होता है उसके कुल दृश्यों की संख्या होती है, एक जैसे मान लो ये एक ठोस सॉलिड है, ठीक है ना। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है इसका, ये मान लो एक ठोस है, ठीक है ना, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो इसमें ठोस सॉलिड में कुल दृश्यों के कितने रूप में इनके दृश्य देखे जा सकते हैं? तो पहला एक तो ये इनका शीर्ष आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शीर्ष हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें आपको भुजा भी दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3 4, ये आपको भुजा दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद एक तीसरा क्या है? सामने से आप इसको देख पा रहे हो, फ्रंट से, इन बिटवीन, आप जैसे यहाँ से ऐसे सामने से इसे देख पा रहे हो, है ना। तो कितने दृश्य हो गए? पहले आप शीर्ष देख पा रहे हो, इसकी भुजाओं को देख सकते हो और इसे फ्रंट से देख सकते हो, तो कितने दृश्य हो गए? दृश्यों की संख्या तो 3 दृश्य हो गए, ठीक है ना। पहला शीर्ष, दूसरा भुजा, तीसरा फ्रंट से, सामने से। तो ये 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए भिन्नों में से कौन सा भिन्न जो है शेष से अलग है? अलग है पूछ रहा है, ठीक है। 3 भिन्न एक समान है और चौथा जो है उन तीनों से अलग है, ठीक है। तो देखिए पहले में 5/7 लिखा हुआ है, ठीक है। पहला तो ठीक है, वो सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई रखा हुआ है पहले से ही। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, 10/14 लिखा हुआ है, तो 10/14 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल।
ऐसी संख्या से काटना जिससे दोनों कट जाए, है ना। तो 2 से कट जाएगा दोनों संख्या, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका फाइनल अगर सिंप्लीफाई करने के बाद, साधारण करने के बाद, इसका सबसे सरलतम आंसर क्या लिख सकते हैं, 5/7। ये पहला 5/7 है, दूसरा भी 5/7 ही लिखा हुआ है ना। और तीसरे को भी कट करके देखो वाला, इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो 15/21 लिखा हुआ है। कैसी कौन सी संख्या से तीन दोनों कट जाएंगे, देखिए 3 से दोनों को काटा जा सकता है ना। 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/7, ये इसका सबसे सरलतम रूप हो गया। तो इसको भी 5/7, इसको भी 5/7 और ये भी 5/7 हो गया, है ना। अब देखिए तीसरे नंबर को देख लेते हैं, लास्ट नंबर को देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 10/15। इनको काटो वाला, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, तो 2/3 आ गया। तो 2/3 क्या 5/7 के बराबर है क्या, नहीं है। तीनों 5/7 के बराबर है, जो कि ये 2/3 के बराबर थी। ये तीनों से अलग हो गया तो यही तीनों से भिन्न हो गया और यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमने मैथ के 3 से 4 क्वेश्चन करवा दिया, अब आगे इंग्लिश की बात कर लेते हैं 1 2 3 क्वेश्चन की। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच, इंटरजेक्शन कौन सा वर्ड होता है, ठीक है। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे इंग्लिश को हम लोग स्किप करते हैं, संस्कृत के कुछ क्वेश्चन में आते हैं, इंग्लिश को लास्ट में करवा देंगे। देखिए संस्कृत क्वेश्चन है कि सज्जन शब्द को निम्नलिखित में से कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। सज्जन, ठीक है ना। तो सज्जन तो नॉर्मल आप लोगों ने सुना ही होगा। इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो इसका सही संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सत्य धन जन बराबर होता है सज्जन, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें जो है व्यंजन संधि है, ठीक है। तो सज्जन सत्य धन जन जो होता है इसका सही संधि विच्छेद होता है, ठीक है ना। दो वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं और सत्य धन जन बराबर सज्जन, ठीक है। इस रूप में दिया है तो इस रूप में पूछ रहा है, कभी इस रूप में देता है और इसका एक शब्द कौन सा बनेगा ये भी पूछ लेता है, या फिर इनमें संधि कौन सी है। तो तीनों चीज़ें आपसे बननी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा एक खालिस्तान विषय है। भाषा एक कैसा विषय होता है, तो भाषा कौन सा विषय होता है, भाषा जो है एक व्यवहारिक विषय होता है, ठीक है ना। अब अर्थात व्यवहार की बोलचाल की भाषा में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत अनुदेश के क्षेत्र में कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है। व्यक्तिगत अगर अनुदेश की बात की जाए तो कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है, अर्थात कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का क्या कार्य होता है ये आपको पता है, मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में ये कार्य करता है। कंप्यूटर एक मशीन है, ये आपको पता है। अब कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग पढ़ाई एक टीचर का या फिर एक एजुकेटेड स्टूडेंट के रूप में भी इसमें कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक पढ़ाने का भी कार्य करता है, जैसे हम लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो ये एक कंप्यूटर ही तो है, अर्थात ये टीचिंग का भी कार्य कर रहा है। तो मशीन और शिक्षक दोनों के रूप में वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमने जो रिमेनिंग क्वेश्चन छोड़े हुए थे इंग्लिश के उनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि कम्बिनेशन एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज इन द सेम यूटेरेंस और अल्टरनेशन बिटवीन लैंग्वेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ टास्क इज, क्या बोला जाएगा इसे। तो कंबाइनिंग एलिमेंट और डिफरेंट लैंग्वेज को एलिमेंट को कंबाइन कर देना है और सेम अटेरेंस में एन अल्टरनेटिव बिटवीन लैंग्वेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ टास्क इज कॉल्ड एज ट्रांसलैंग्वेजिंग बोला जाता है इसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभा इज ए टीचर ऑफ क्लास 5th। प्रतिभा जो है क्लास 5th की एक टीचर है और सी वांट्स टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहती है इन हर क्लास। और फ्रॉम द फॉलोइंग विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सी होगी, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन सा मेथड जो है सबसे बेस्ट माना जाएगा, तो आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न आर्टिकल एंड री राइट देम,
मतलब स्टूडेंट से पूछना कि लर्न आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं और रिराइट देम उसको पुनः लिखना चाहते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ होगी। जो यानी कि फ्रॉम फॉलोइंग द व्हिच मेथड इज़ द बेस्ट इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल, आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न आर्टिकल्स एंड रीराइट देम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके हमने 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और दोस्तों हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट तो कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।